डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन में रहता हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटी सी घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ जिनके मालिक का नाम है मिस्टर हेनरी। कहने को तो ये एक घड़ियों की दुकान है, लेकिन हमारा मेन काम भूतों को पकड़ना है। हम ऐसे रहस्यों को सुलझाते हैं जो किसी को समझ नहीं आते। मिस्टर हेनरी बहुत ज़्यादा सालों से इस काम को करते जा रहे हैं और मैंने उन्हें नया नया ज्वाइन किया है। धीरे धीरे कई राज से पर्दा उठता जा रहा है और पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कैसे मिस्टर हेनरी के बेटे की किताब जो मुझे दी गई थी, असल में वो एक डायरी थी जिसमें मिस्टर हेनरी के बेटे मिस्टर जोसेफ ने अपनी कहानी लिखी थी। वो मरे नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में आधे कैद हो चुके हैं। मुझे नहीं पता उन्हें बचाया कैसे जा सकता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं उस डायरी को पढ़ चुका था, मुझे उनकी कहानी का पूरा पता लग गया था। अब वो किस हाल में होंगे मैं सोच भी नहीं सकता। आज मैं मिस्टर हेनरी की दुकान पर वहीं बाहर बैठा ये सोच रहा था कि मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर हेनरी पिछले 20 सालों से इस रहस्य को सुलझाने की हर कोशिश कर चुके थे, लेकिन शायद वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मिस्टर जोसेफ को उस दुनिया से बाहर कैसे लाया जा सके। वो आधे तो उस दुनिया में कैद हैं, लेकिन आधे इस दुनिया में भी फंसे हुए हैं, इसीलिए उनका शरीर भी धुंधला सा नजर आता है। मैं उस लड़के को देख चुका हूँ जो उस ताबूत से निकला था। वो मिस्टर जोसेफ ही थे। मिस्टर जोसेफ शायद अब भी वो एक लड़के की उम्र के ही बने हुए हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को कैद किया गया है। मैं पिछले कई दिनों से कई किताबों में खंगाल रहा था कैसे दूसरी दुनिया में हम जुड़ सकते हैं और कैसे किसी आत्मा को वहां छिपाया जा सकता है। मैं हर किताब को पढ़ चुका था। मुझे भी वही जानकारी मिल पाई थी जो मिस्टर हेनरी को थी। मिस्टर हेनरी ने मुझे यह भी बताया था कि वो मिस्टर जोसेफ से बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं और वो उस ताबूत से कुछ समय के लिए बाहर आ पाता है। वो उससे बात भी करते हैं। वो कई केसेस में मदद भी करता है जहां पर दूसरी दुनिया में हमें जाना पड़ता है। तो वो जोसेफ उस दुनिया में रहकर वो काम करता है, लेकिन उससे भी मिस्टर हेनरी ने कई बार पूछा आखिर उसकी आत्मा है कहाँ। वो दूसरी दुनिया इस दुनिया का प्रतिबिंब है, बिल्कुल जैसी हमारी दुनिया। उन किताबों में तो यही बताया गया था और मिस्टर हेनरी ने भी मुझे यही बताया था। वो प्रतिबिंब की दुनिया में हर बिल्डिंग, हर घर, हर सड़क हमारी दुनिया जैसी है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता। बिल्कुल शांत और सन्नाटे से भरी हुई वो दुनिया जहाँ पर आंधी चलती ही रहती है। वो भूरे रंग की दुनिया नजर आती है जिसमें सूरज नहीं है, फिर भी मध्यम सी रोशनी हर समय वहां पर रहती है। मैं बस मन में उस दुनिया का एक रूप बना ही पा रहा था, लेकिन असल में वो कैसी है मैं जान नहीं सकता था जब तक मैं उसमें जाता नहीं। लेकिन उस दुनिया में जाकर बाहर आना भी बहुत बड़ी करामात होती है। मैं कई दिनों से मिस्टर हेनरी से बात कर रहा था कि कैसे हम उसके बेटे को बचा सकते हैं, लेकिन मिस्टर हेनरी जैसे अब हिम्मत हारते जा रहे थे। उन्हें भी लगने लगा था कि उसके बेटे को बचाया नहीं जा सकता। कुछ किताबें थी जो मिस्टर हेनरी पढ़ नहीं पाए थे और वो लगता है सिर्फ मैं ही पढ़ सकता था। वो संस्कृत की किताबें सबसे पीछे वाले रो में रखी हुई थी। मिस्टर हेनरी उन संस्कृत की किताबों को पढ़ नहीं पा रहे थे, ना ही इंटरनेट पर उसे ट्रांसलेट कर पा रहे थे। मैंने उनसे कहा मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे संस्कृत आती है, बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ी है। मिस्टर हेनरी थोड़ा सा खुश थे, लेकिन उन्हें जैसे ज़्यादा आस नहीं थी।
मैं उन संस्कृत की किताबों को घर ले आया था। मैं उन्हें पढ़ता जा रहा था, उसमें दूसरी दुनिया के राज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भारत के प्राचीन ग्रंथ थे, हिंदू धर्म के ग्रंथ, जिनमें भूत प्रेत की कई कहानियां बताई गई थी। मुझे वहां से कोई ना कोई छोटा सा हिंट ढूंढना था। मैं उसे पूरा पढ़ चुका था, लेकिन उसमें छोटा सा भी हिंट ढूंढ नहीं पाया था। उसमें राक्षसों की भी कई कहानियां बताई गई थी, कैसे वो बहुत समझदार होते हैं और आपको फंसा लेते हैं, उनमें मायावी शक्तियां होती हैं। इसमें उस राक्षस की भी कई कहानियां बताई गई थी। श्रीलंका के जंगलों में, गुफाओं में ऐसा राक्षस रहता है जो लोगों से उनकी आत्मा को कैद करवा लेता है और वो उसे उसी गुफा में बंद रखता है। मुझे इतना तो पता लग गया था कि जोसेफ की आत्मा को उसी गुफा में कैद किया गया है, लेकिन हम उस गुफा के अंदर तक जा चुके थे। वहां तो उसकी आत्मा नहीं थी, लेकिन कैसे हम उसे बचा सकते हैं, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसमें एक छोटा सा हिंट जो आखिरी पन्ने पर दिया गया था, वो मेरे लिए जैसे बहुत ज्यादा था। उसमें बताया गया था कि आत्मा और शरीर के जब दो हिस्से हो जाते हैं तो वो आधे मरे के बराबर होते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा जुड़ जाएं तो वो फिर से जिंदगी बन जाते हैं। दोबारा कैसे जोड़ सकता हूं मैं सोचता जा रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। 10 दिन मैंने घर में सोचते ही लगा दिए। अंत में मुझे एक तरीका मिल गया। मैं खुशी से छलांगे लगा रहा था और वक्त रात के 12 बजे का था। मैं जैसे जान गया था जोसेफ को कैसे बचाया जा सकता है। अगले दिन सुबह का मैं इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने सीधा मिस्टर हेनरी को फोन लगा दिया। मिस्टर हेनरी, मैं जान गया हूं जोसेफ को कैसे बचाया जा सकता है। इन किताबों से मैं ढूंढ पा चुका हूं कैसे जोसेफ को हम बचा सकते हैं। टिकट करवाइए श्रीलंका की, हमें उसी गुफा में जाना होगा। मैं तरीका ढूंढ चुका हूं, हमें बस उस ताबूत को वहां तक ले जाना होगा और हमारा काम बन सकता है। मेरा यकीन कीजिए, हमें एक ट्राई तो करनी चाहिए। मैं अगली सुबह उस घड़ियों की दुकान पर जैसे ही पहुंचा, मैंने देखा मिस्टर हेनरी पूरी तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने सूटकेस भी पैक कर लिए थे और सामान भी रख लिया था, हर तरह का सामान, भूत प्रेत को पकड़ने वाला, इसी के साथ उन्हें मारने वाला भी। हमें अपने बचने के सामान को भी साथ में रखना था। वो तैयारी करके बैठे थे, उनके हाथ में 2 टिकट थी और हम उसी दिन श्रीलंका पहुंच ही गए। श्रीलंका की वही गुफाएं जिसे रावण काल की गुफाएं माना जाता है, उनमें कई राक्षस रहते हैं। हमें उस जगह जाना है जहां पर सोने का महल दफन है। जो मायावी महल है, उसका सोना बाहर तक नहीं आ पाता। मिस्टर हेनरी ने श्रीलंका सरकार से परमिशन मांगी कि वो दोबारा वहां तक जाकर उस सोने के महल से सोना लाना चाहते हैं। वो उसका रहस्य सुलझाना चाहते हैं। बस इतना कहने की देर थी कि उन्हें परमिशन बड़ी आसानी से मिल गई। वो मेरे साथ अब उस जंगल में थे, लेकिन हमें एक चीज चाहिए थी। कोई भी हमारे साथ आना नहीं चाहिए, सिर्फ हम दोनों ही वहां पर जाएंगे, क्योंकि हम किसी और को मरवाना नहीं चाहते थे। कोई भी हमारे जितनी नॉलेज नहीं रखता और वहां से मौत का बुलावा आता। वो सोने की चमक हमारा दिमाग खराब कर देती है, सोना हमें पागल कर देता है और लालच हमें अंदर से मारती है। जिंदगी हम खुद छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम दोनों वहां पर जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। हमें पता था हमें कैसे उस नदी को पार करना है जिसके बाद मायावी दुनिया की शुरुआत होती। हम उस नदी के सामने खड़े उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पानी का बहाव जैसे बहुत ज्यादा था, वो हमें पार करने ही नहीं दे रहा था। हमें उस छोटी सी नदी को पार करने में 2 घंटे का समय लग गया। दोपहर का समय कब शाम तक बदल चुका था, हमें पता नहीं लगा। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने वाला था और हम उस ताबूत को घसीटते हुए वहां से आगे निकल रहे थे। हेनरी बार बार पूछ रहे थे, इस ताबूत का क्या काम है? मैं उन्हें कहता जा रहा था, मैं बता नहीं सकता। यकीन कीजिए, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे कुछ पता है।
मैं बाद में बताऊंगा। मिस्टर हेनरी जैसे मुझ पर शक कर रहे थे। वो मुझसे बार बार कह रहे थे, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैंने अपने बेटे को वहां पर फंसा रखा है या कुछ और? मुझे तो बता दो, तुम छिपाकर यहां पर आकर क्या करना चाहते हो? मुझे पूरी बात तो बता दो। मैं बार बार मिस्टर हेनरी को कह रहा था, यकीन कीजिए मुझे कुछ पता है, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बस कोशिश करना चाहता हूं। नदी को पार करने के बाद से ही हमें आसपास अजीब सी शक्तियों का एहसास होना शुरू हो गया था। मुझे उस डायरी से ऐसा कुछ पता नहीं लगा था कि यहां पर भी प्रेतों का हमला हुआ था, लेकिन मिस्टर हेनरी ने कहा कि शायद डायरी में जोसेफ ने पूरी बातें नहीं बताई हैं। हमारे साथ यहां पर भी बहुत कुछ हुआ था, हमें ध्यान रखना होगा। मैं भी जानता था डायरी में जोसेफ सब कुछ नहीं लिख सकता था, इसलिए मुझे कई नई चीज़ों का सामना करना होगा। हम धीरे धीरे ताबूत को घसीटते हुए, उस बैग को घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और पेड़ जैसे अपने आप हिल रहे थे। पेड़ की बेल बार बार जैसे हमारी टांगों को पकड़ रही थी और मिस्टर हेनरी जैसे बार बार घबरा सी रहे थे। उनकी टांगें जैसे अपने आप घास में फंसती जा रही थी। तब मुझे याद आया, मिस्टर हेनरी को एक अजीब सी औरत पकड़ती है जो शायद हमारी दुनिया में ही बसी हुई है। वो डायन है या चुड़ैल, मिस्टर हेनरी ने मुझे अब तक नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर जैसे मिस्टर हेनरी बार बार फंसते जा रहे थे, मुझे डर था वो चुड़ैल बार बार मिस्टर हेनरी को मारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मिस्टर हेनरी उससे लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुझे वो नजर नहीं आ रही थी, वो सिर्फ उस फ्लैश कैमरा में नजर आती है या कोई और तरीका भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर पेड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी और रोशनी कम होती जा रही थी। वैसे भी काफी अंधेरा होने लगा था, हमें तेजी से आगे बढ़ना था। वो गुफा काफी दूर थी और हम काफी मुश्किलों से वहां तक जा रहे थे। यहाँ पर पत्थरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कंकड़ पत्थर इतने ज्यादा थे, हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैंने सच में जंगल के बीच इस तरह से पत्थरों का ढेर कभी नहीं देखा। छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, कई पत्थरों को तराशा गया था। मैं उन पत्थरों को जैसे ही उठाता वो जैसे भुर से जाते। बहुत कमजोर से पत्थर थे, लेकिन कई सख्त पत्थर, उन पर बहुत सारी कलाकारी की गई थी। मैं मिस्टर हेनरी से पूछ रहा था, ये कलाकारी वाले पत्थर, यहां पर कोई रहता है क्या? तो मिस्टर हेनरी ने बताया, जो लोग उस गुफा से उस सोने को निकालने की कोशिश करते हैं वो शायद अंदर फंस जाते हैं। वो सोने पर कलाकारी करते हैं, लेकिन इस गुफा से बाहर आते ही वो सोना पत्थर बन जाता है। यहाँ पर जितने पत्थरों के ढेर तुम देख रहे हो, वहां उस गुफा में अंदर उतने ज्यादा लोग गए जो बाहर सोना लेके आए। बाहर निकलते ही वो पत्थर बन गया और इन पत्थरों को यहाँ पर इस तरह से बिछाया गया है। तब मुझे याद आया और मैंने उनसे पूछा, लेकिन वहां से हम ज्यादा सोना तो बाहर नहीं ले जा सकते, वहां पर ऊपर चढ़ते वक्त तो बहुत भारी हो जाता है ना वो, तो यहाँ इतने ज्यादा पत्थर कैसे? मतलब इतने ज्यादा लोग अंदर मर चुके हैं कि वो इतने ज्यादा पत्थरों को बाहर ले जा पाए? मिस्टर हेनरी हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे और उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हजारों की संख्या में उस गुफा में लोग गए। वो लालच के कारण भर भर कर सोना बाहर लेकर आए और उस गुफा पर जैसे ही वो ऊपर चढ़ते वो भारी हो जाता और वो गिरकर मर जाते। कुछ लोग बाहर थोड़ा सा सोना ले जा पाते और बाहर आकर जब उन्हें पता चलता कि वो तो पत्थर बन चुका है तो वो इसे यहीं पर बिखेर कर चले जाते। देखो कितनी बड़ी बड़ी ढेरियां लगी हैं, इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने लोग अंदर गए होंगे। हमें अंदर ध्यान रखना होगा। अब यहां पर जैसे बारिश हो रही थी, बारिश के कारण धीरे धीरे नीचे पानी भरता जा रहा था, जैसे हम दलदल में चल रहे हों। मिट्टी बिल्कुल भीग चुकी थी और उसमें चलना मुश्किल हो रहा था। यहाँ कच्ची मिट्टी के कारण पैर भी अंदर धंसते जा रहे थे और पास में ही एक साफ सा तालाब नजर आया। मिस्टर हेनरी ने मुझे इशारा किया, उधर मत जाना, रुको, इधर को चलते हैं।
मैंने उनसे कहा, क्या हुआ? इस तालाब में हम हाथ पैर धो सकते हैं, बारिश रुकने वाली लगती है, हाथ पैर धोकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मिस्टर हेनरी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, हम गंदे हुए ही नहीं हैं। मैंने उनसे कहा, ये देखो, पैरों पर मिट्टी लगी है, पूरे शरीर पर मिट्टी लगी है, यहाँ पर दलदल में मिट्टी में चलते चलते ना कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो फिर से मिस्टर हेनरी ने कहा, नहीं, हम बिल्कुल साफ हैं। ये माया है इस जंगल की जो हमें इस तरह से फंसा रही है। हमें झूठ दिखाया जा रहा है और हमें उस पर यकीन नहीं करना है। मैं उस तालाब की तरफ थोड़ा सा गया तो मुझे वहाँ पर कुछ लड़कियाँ नजर आईं। वो लड़कियाँ तालाब में नहा रही थीं। वो बहुत ही सुंदर थीं, उनके चेहरे मुझे दूर से नजर आ रहे थे। लेकिन मैं इतनी सुंदर लड़कियों को इस तरह से जंगल के तालाब में देखूंगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं मिस्टर हेनरी को कहने लगा, यहाँ पर तो लड़कियां नहा रही हैं, लगता है कोई कबीला या कोई गांव नज़दीक होगा। तो मिस्टर हेनरी ने कहा, नहीं, ये लड़कियां नहीं हैं, ये डायने हैं। यहाँ पर डायने चुड़ैलें भरी पड़ी हैं। किसी के पास मत पहुंच जाना और किसी भ्रम में मत फंस जाना, ये यहीं पर ऐसा ही काम करती हैं। तुम तो भारत से हो, तुम्हें तो ऐसी कहानियों का पता होगा। इस तरह भारत के आसपास के इलाकों में, जंगलों में पुराने जमाने में राक्षस रहा करते थे। तुम्हें तो पता होगा, रामायण काल में श्री राम को भी इसी तरह से जंगल में एक राक्षसी मिली थी। भूल गए? तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम तो हिंदू लगते हो। तब मुझे भी याद आया, सच में जंगल में श्री राम पर मोहित हो गई थी शूर्पणखा, लेकिन वो तो एक राक्षसी थी जो बहुत सुंदर रूप धारण कर चुकी थी। उसके बाद उससे बचना बड़ा मुश्किल हुआ था। उसकी नाक काटी गई थी, उसे वहां से भगाया गया था। राक्षसों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, लेकिन ऐसे ही घने जंगलों में ऐसी ही डायने, राक्षसियां और चुड़ैलें रहती हैं। मिस्टर हेनरी इशारा कर रहे थे, ये कोई सुंदर स्त्रियां नहीं हैं, ये भयंकर डायने चुड़ैलें हैं। उनके पास जाओगे तो इस पानी में ही जिंदा मौत के पास पहुंच जाओगे। इधर की तरफ हो जाओ। मैं दूर से उनकी तरफ देख रहा था और वो मुझे इशारा कर रही थी। अब मुझे समझ में आ चुका था, सच में ये भ्रम से भरा जंगल है जिसमें मुझे सतर्क रहना चाहिए। हम जैसे ही आगे पहुंचे, वहां मुझे एक गुफा नजर आई। यह गुफा बड़ी सी थी जो पत्थरों से भरी पड़ी थी। इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वहां पर रुककर पानी पीने की कोशिश कर रहा था तो मिस्टर हेनरी ने कहा, यह देखो वही गुफा, हमें इसी के अंदर जाना है। मैंने उनसे कहा, हमें इसके अंदर तो जाना है, लेकिन उस डायरी में लिखा था कि कोई मंत्र है जिससे इसे खोला जाता है। हमें उन मंत्रों को बोलना होगा, क्या आपको पता है? मैं तो भूल ही गया। उन मंत्रों को बोलकर इस गुफा को खोला जाता है। मिस्टर हेनरी भी यही शब्द बोल रहे थे। यहां पत्थरों से इस गुफा को बंद किया गया है। हम हाथों से इन पत्थरों को पीछे करते जाएंगे तो हमें तो लगता है महीनों लग जाएंगे। हम दो इन पत्थरों को हटा नहीं सकते, लेकिन मायावी पत्थर पीछे तो करने ही होंगे। इसके बाद शायद मुझे पता था कि क्या करना है। मैं जानता था, मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ रखा था, तो मैंने कोशिश करने की ठानी। मैं उस गुफा के आगे खड़ा उन पत्थरों पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? बिना आपकी आज्ञा के मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। मेरे इन शब्दों ने जैसे कमाल कर दिया। वो पत्थर पीछे हटे और वो गुफा खाली नजर आई। हम उसके अंदर जा सकते थे। मिस्टर हेनरी ने दूर से कहा, यह कैसे किया तुमने? तुम्हें वो मंत्र आते थे? मैंने उनसे कहा, मंत्र आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता, भाषा से फर्क नहीं पड़ता। हमें पुराने जमाने से ही कहीं भी जाने के लिए आज्ञा की जरूरत होती है। रामायण काल और महाभारत काल में भी ऐसा ही होता था। इस गुफा पर मायावी शक्ति बसी हुई है। हमें बस आज्ञा की जरूरत है, और आज्ञा मिली
हम अंदर जा सकते हैं। मिस्टर हेनरी जैसे मुझसे प्रभावित हो चुके थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके मुंह से एक शब्द निकल ही पड़ा। मुझे लगता है आज तुम कमाल करने वाले हो। मुझे लगता है तुम्हें कुछ पता है। तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? तुम अंदर जाकर क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें सच में पता चल गया है? मुझे बताओ। मैंने फिर से मिस्टर हेनरी को कहा, आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होना चाहिए, मेरा यकीन कीजिए। मैं बस अंदर जाना चाहता हूं। हम उस गुफा में काफी आगे तक पहुंच आए थे और अब नीचे जाने का रास्ता था। मुझे याद आया उस डायरी में क्या लिखा था, यहीं पर ऊपर चढ़ना सबसे मुश्किल होता है। हम वहीं से नीचे उतर रहे थे। नीचे हम जैसे ही पहुंचे वहां हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। मिस्टर हेनरी ने कहा, पिछली बार बहुत कम हड्डियां थीं। बहुत साल हो चुके हैं। यहां पर इतने लोग आते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। सरकार अब भी लालची बनी हुई है। वो लोगों को यहां तक आने ही क्यों देती है? ये लालची लोग भी समझ नहीं पाते झूठा सोना बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन वो फिर भी मरने के लिए आते हैं। मैं मिस्टर हेनरी की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर शिकन थी, लेकिन उनका डर जायज था। ये मायावी गुफा कुछ भी कर सकती है। वहां से हम नीचे पहुंच आए थे। बहुत मुश्किल हुई हमें, लेकिन अब आगे हमें एक बड़ी सी गुफा नजर आ रही थी, जिसका मुहाना काफी छोटा था, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। अंदर सच में रंग बिरंगे पत्थर और उनके पीछे से घूरती हुई आंखें। मैं उस डायरी के शब्दों को याद कर रहा था। सच में यहां पर तो कमाल है। ये पत्थर कैसे होंगे? जैसे ये कुछ खास तरह के रंग बिरंगे पत्थर हैं किसी दूसरी दुनिया के। इनके पीछे कोई लोग हैं। ये कौन है? मैं मिस्टर हेनरी से सवाल कर रहा था। मिस्टर हेनरी भी मुस्कुरा रहे थे। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? तुमने तो वो डायरी को पढ़ा है, तुम्हें भी पता होगा ये कौन है। मैं भी मुस्कुराना शुरू हो गया। आपको बाद में बताऊंगा, आपको भी पता लग जाएगा। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा? हम उन पत्थरों से बचते बचते आगे बढ़ रहे थे। उन पत्थरों के पीछे से वो लोग झांक तो रहे थे, लेकिन सच में उन पत्थरों के हम जैसे ही पास पहुंचे, आसपास कोई नहीं था। वो जैसे उस पत्थर में गायब हो जाते। हमें उन पत्थरों को छूना नहीं था, हम उसमें फंस ही जाते। हम आगे बढ़ चले और आगे एक छोटी सी गुफा आई, जिसमें चलते चलते आगे एक सोने का दरवाजा था। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, हमें अब यहां नहीं बल्कि पीछे मुड़ना चाहिए। हमें वहीं जहां पत्थर रखे हैं वहां पर इस ताबूत को रखना है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। हम पीछे चले गए। हमें वहां पर ताबूत रखना था, उसे खड़ा करना था। उसके बाद फिर से हम उस सोने के दरवाजे तक पहुंच गए। हमारे हाथ में एक एक बैग था। मैंने मिस्टर हेनरी के बैग में भी कुछ सामान रखा हुआ था और अपने बैग में भी। मिस्टर हेनरी अब भी मुझे कह रहे थे, यहां तक इन सूटकेस को लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें तो होटल में रखना चाहिए था। ताबूत को तो मैं मान सकता हूं, तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया लगता है, लेकिन तुम तो सूटकेस भी यहां तक ले आए हो। करना क्या चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रही। इसके बाद हम उस सोने के दरवाजे की तरफ देखते जा रहे थे। मैं इंतजार कर रहा था कब वो राक्षस प्रकट हो, और वो हुआ भी। पीछे से चलने की आवाज आ रही थी। मैं पीछे मुड़ा। वो आकार देखकर मेरे भी पैर कांप रहे थे। एक बड़ा राक्षस मेरी आंखों की तरफ घूरता जा रहा था। वो बड़ा शरीर जिसके पैर तक नजर नहीं आ रहे थे। मैं डरा हुआ, सहमा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। उसने कहा, अंदर जाना चाहते हो? तुम्हें एक सौदा करना होगा। मैं उस राक्षस के राज जानता था। मैं अब एक प्लान बनाकर आया था। मैंने उससे कहा, इतनी आसानी से तुम अंदर हमको जाने देना चाहते हो? लेकिन तुम तो लीडर से बात करते हो, हमसे क्यों कर रहे हो? हमारे लीडर से बात नहीं करोगे? चलो, हमसे बात शुरू कर ही ली है तो हमें भी बता ही दो। इसके बाद वो राक्षस जैसे सन्न सा हो गया था। मैंने उसके चेहरे पर भी शिकन देखी।
मिस्टर हेनरी भी मुस्कुरा रहे थे। उनको जैसे मुझ पर भरोसा हो गया था। वो राक्षस फिर से सवाल करने लगा, तुम्हें एक सौदा करना होगा, वो तुम्हारे लीडर के लिए होगा। तुम अंदर जा सकते हो, बाहर जो सामान लाना चाहते हो ला सकते हो, लेकिन तुम्हें देनी होगी वो चीज जो सबसे कीमती है, उसका आधा। मैं लूंगा तुमसे उसका आधा। हमने उससे कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी एक शर्त माननी होगी। वो राक्षस फिर से परेशान था, लेकिन उसे हां करनी पड़ी। मैंने भी उससे शर्त रखी, हमारा लीडर जो भी होगा तुम्हें सौदा उसी से करना होगा, चाहे तुम उसे पहचानते हो या नहीं, सौदा तो उसी से करना होगा। इसी के साथ जो भी हम तुम्हें आधा देंगे, तुम उसे भले ही जहां पर रखो, लेकिन पूरे के साथ ही रखना। फिर से वो राक्षस परेशान सा हुआ था। वो जैसे सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे भ्रम में उसे फंसा रहा हूं कि उसका तोड़ भी उसके पास ना हो। काफी देर सोचने के बाद उसने भी हां कर दी और मैंने मिस्टर हेनरी को कहा, बात बन गई। हम बाहर आए। हम उस ताबूत के सामने खड़े थे। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, बुलाइए, अपने बेटे को इस दुनिया में बुलाइए, वो ही हमारा लीडर है। मिस्टर हेनरी काफी परेशान से मुझे कह रहे थे, क्यों, उसे इस दुनिया में क्यों बुलाना चाहते हो? उसे काफी परेशानी होगी, उसे बहुत दर्द होता है जब वो इस दुनिया में आता है। वो आधा इस दुनिया में और आधा उस दुनिया में फंसा हुआ है, लेकिन उसे आराम उस दुनिया में ही रहता है। वो इस दुनिया में पूरा आ नहीं पाता। फिर भी मैंने उनसे कहा, आप कोशिश तो कीजिए कुछ समय के लिए, वही हमारा लीडर है, मेरा यकीन मानिए, बस कुछ समय की बात है। मिस्टर हेनरी ने उस ताबूत से अपनी बेटी को बाहर बुला ही लिया। उसका बेटा धुंधला सा वहां से बाहर आ चुका था। उसकी उम्र 20 साल की लग रही थी। मैंने उससे कहा, मैं जगदीश मिस्टर हेनरी के साथ काम करता हूं। तो उसने कहा, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तुम्हारे साथ ही दूसरी दुनिया में एहसास पा रहा था। मैं जानता हूं यहां पर तुम क्या करने आए हो। जो भी करना चाहते हो जल्दी करो, मुझे दर्द ज्यादा हो रहा है और ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम तेजी से उसी दरवाजे के सामने पहुंच गए। मिस्टर जोसेफ को देखकर वो राक्षस जैसे बहुत ज्यादा परेशान था और वो कह रहा था, मैं इससे सौदा नहीं कर सकता, इससे एक बार सौदा कर चुका हूं, मैं बार बार किसी से सौदा नहीं करता। तो मैंने कहा, तुम सौदा क्यों नहीं कर सकते? शर्त तो तुम्हें भी माननी ही होगी, यही हमारा लीडर है, इसी से तुम्हें सौदा करना होगा। वो परेशान हुआ, वहीं पर खड़ा सोच रहा था और आखिर में उसे हां करनी ही पड़ी। वो दरवाजा खुल चुका था, हमें उसके अंदर जाना था। हम तीनों उसके अंदर गए और लगभग 2 ही मिनट में बाहर आ गए। हमने किया कुछ नहीं, उन्हीं सूटकेस को उस दुनिया में ले गए और वहां से वापस ले आए। उस राक्षस को लग रहा था कि हम वहां से बहुत सारा सोना भरकर ले जा रहे हैं, लेकिन असल में हम वहां से कुछ लेकर ही नहीं आए थे। हम बाहर आए। उसके बाद मैंने उस राक्षस को कहा, लो, क्या चाहते हो? कौन सी कीमती चीज चाहते हो? कौन सा बैग चाहते हो? आधा ले लो। वो राक्षस जैसे मुझ पर हंस रहा था, उसे लग रहा था उसने मुझे फंसा लिया, लेकिन अंदर से मैं हंस रहा था। उसने कहा, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, तुम्हारे बैग का कोई सोना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आत्मा और शरीर का आधा, क्योंकि वही सबसे कीमती होता है। सोना, चांदी और आभूषण मेरे किसी काम के नहीं, वो कीमती नहीं होते। आत्मा और शरीर कीमती होते हैं। उसके बाद जोसेफ उसके सामने खड़ा था और मैंने उस राक्षस को कहा, लो, ये हमारा लीडर है, इसकी आधी आत्मा और आधा शरीर तुम ले सकते हो। मिस्टर हेनरी मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम इसे आधा भी देना चाहते हो? यही तो बचा है, ये इसे भी ले लेगा तो क्या करेंगे? तो मैंने मिस्टर हेनरी को अब जाकर बताना शुरू किया। मैंने उनसे कहा, ले जाए अगर ले जाना चाहता है तो,
आधा पहले ही इसके पास है और आधा शरीर आधी आत्मा अगर ले भी जाएगा तो हमारी दूसरी शर्त भी माननी पड़ेगी। इस आधे को भी वहीं पर रखना है जहां पर इसका दूसरा आधा हो, यानी कि पूरा एक ही जगह पर रखना है और इस तरह से ये आत्मा और शरीर को एक कर देगा। आप पिछले 20 सालों से उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन इसे तो वहां पूरे को रखना ही होगा। मिस्टर हेनरी के चेहरे पर चमक थी। वो जान गए थे मैं एक प्लान बनाकर आया हूं, लेकिन वो राक्षस जैसे चिल्ला सा रहा था। हम उस दरवाजे के बिल्कुल बीच खड़े थे और उसे बंद होने ही नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मुझे शर्त माननी ही नहीं चाहिए थी, मुझे हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब तुम्हारा वादा पूरा करना पड़ेगा। मैं इसे वहीं पर रखूंगा जहां पर आधे को रखा हुआ है, लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, इसे बचा नहीं पाओगे, चाहे जितनी कोशिश करनी हो कर लो। जोसेफ वहां से गायब हो चुका था और मिस्टर हेनरी मेरी तरफ देखे जा रहे थे। वो जानना चाहते थे अब मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने उन सूटकेस को खोला और उनमें मैंने केरोसिन की बोतलें भरी हुई थी, पेट्रोल से बोतलें भरी हुई थी। मैंने उस पेट्रोल को उस दरवाजे पर छिड़क ही दिया। वो सोने का दरवाज़ा मैं जला रहा था और उस राक्षस की चीखें निकल रही थी, लेकिन मिस्टर हेनरी समझ नहीं पा रहे थे मैं कर क्या रहा हूं। तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया। मैं शुरू से ही प्लान बनाकर आया था। मैं आपको शुरू से ही बता नहीं रहा था क्योंकि राक्षस मायावी होते हैं। ये किसी भी जानकारी को हमारे मुंह से पा सकते हैं। अगर मैं इसे मुंह से आपको बोलकर बता देता तो इसे पहले से पता होता मैं क्या करने वाला हूं। आपके बेटे की आधी आत्मा इसके पास कैद है, इसलिए इसका जुड़ाव आपके परिवार के साथ है, आपके साथ है। आप इसे बचाने का कोई भी प्लान बनाते, इसे पहले ही पता लग जाता। इसीलिए तो 20 सालों से आप जो कोशिश करते जा रहे हैं इसे पहले से पता होती है। आज इसे हम फंसा पाए हैं। मैं इस दरवाजे को इसीलिए जला रहा हूं क्योंकि राक्षसों की माया को जलाकर ही भंग किया जाता है। यह दरवाजा हमेशा के लिए जल जाएगा। हम इस राक्षस को भी जला सकते हैं अगर ये हमारी पकड़ में आया, लेकिन हमारी पकड़ में ये नहीं आएगा। जैसे आपने इसे अपने घर में जलाने की कोशिश की थी, वैसे ये यहाँ पर जल नहीं पाएगा। हम इसे इस तरह से नहीं मार सकते इस दुनिया में। हमें इसे मारने के लिए दूसरी दुनिया में जाना होगा। मैंने इस दरवाजे को जला दिया है। जोसेफ की आत्मा इसी दरवाजे के पीछे बंद है और हमें उसे बचाना होगा। मिस्टर हेनरी ने मुझसे सवाल किया, लेकिन इस माया को जलाकर खत्म कैसे किया जा सकता है? तुम्हें कैसे पता इससे यह काम बनता है? तो मैंने मिस्टर हेनरी को बताना शुरू किया। मैं रामायण बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। हनुमान जी ने लंका को जलाया ही इसलिए था क्योंकि उस माया में कोई भी भटक सकता था। उन्होंने उस लंका को, सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया था क्योंकि वो माया से बनी थी, असली सोने से नहीं। आज इस मायावी दरवाजे को जलाकर भी हमने राख कर दिया है। अब ये खुल चुका है, हमें बस इसके अंदर जाना है और जोसेफ को बाहर लेकर आना है। मिस्टर हेनरी का सवाल था, आखिर हम करेंगे कैसे? क्या आप ही हमें अंदर जाना चाहिए? मैंने उनसे कहा, नहीं, हमें इंतजार करना होगा। जोसेफ सुरक्षित है, क्योंकि आपको याद है पिछली बार जब उसकी आधी आत्मा और आधे शरीर को कैद किया गया था, हेनरी ने एक शर्त रखी थी कि उसे संभाल कर रखना है, वो उसे मार नहीं सकता। तो वो उसे मारेगा नहीं, भले ही उसके पास पूरी आत्मा और पूरा शरीर हो। हमें उसे बचाने के लिए दूसरी दुनिया में जाना ही होगा। मिस्टर हेनरी घबराए हुए मुझसे कह रहे थे, दूसरी दुनिया में हम नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होता है। अगर हम भटक गए तो बाहर भी नहीं निकल सकते। मैं फिर से मुस्कुरा रहा था। मैंने मिस्टर हेनरी को कहा, मेरे पास एक और प्लान है, क्या आप उस पर अमल करना चाहते हैं? मिस्टर हेनरी फिर से काफी अजीब सी नजर से मुझे देखे जा रहे थे।
हम उस मायावी गुफा में खड़े एक दूसरे की तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे हम अपनी दुकान में खड़े हों। हमें डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था हम उस मायावी गुफा पर भी भारी हैं। मिस्टर हेनरी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानना चाहते थे मैं क्या प्लान बनाकर आया हूं, लेकिन वो प्लान तो मेरे दिमाग में था। क्या आप अगले एपिसोड में जानना चाहोगे कि वहां से हमने क्या किया? क्या हम मिस्टर जोसेफ को बचा पाए? क्या हेनरी मेरी बात मान पाए? और हमने कैसे किया मुकाबला उस राक्षस से दूसरी दुनिया में जाकर? इंतजार करिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डरते रहिए।